अरे इतनी नौटंकीबाज कहाँ से पैदा हो गई तू? ना तो मैं इतना अच्छा ड्रामा कर पाती हूँ ना तेरे डैड। पता नहीं कहाँ से आ गई लड़की, एकदम तूफानी, एकदम अलग। किसको पड़ गई है तू? हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी थी और अब उसे कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो चांद को देखते हुए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती है कि क्या इसी तरह से उसकी ज़िंदगी जो अभी तक उजालों से भरी हुई है वो इसी अंधकार में जाकर के छुप जाएगी। आखिर क्या होगा उसकी ज़िंदगी का? वहीं दूसरी तरफ आर्यांशु उसी चांद को देख रहे थे और वो उसी चांद को देखते हुए आशी के आने का वेट कर रहे थे, वो भी बहुत ही बेसब्री से। आशी को कुछ समझ नहीं आता। वो बालकनी का दरवाज़ा बंद करती है और आकर के अपने बेड पर बैठ जाती है और फ़ोन उठाते हुए काव्या को कॉल लगाने लगती है, मगर काव्या भी इस वक्त उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब तक वो सो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा थकने की वजह से उसे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। काव्या जब कॉल नहीं उठाती तो आशी और ज़्यादा निराश हो जाती है और वो अपने रूम से बाहर निकल आती है। वहीं वो हॉल में देखती है जहाँ पर उसकी माँ, जो उसके डैड से बड़ी खुशी खुशी बातें कर रहे थे। फाइनली मुझे लगता है कि मेरी बच्ची अब मान चुकी है। शायद हार ही मानी है, लेकिन कम से कम इसी बहाने हमारी बात तो मान रही है और ये शादी के लिए हाँ तो कर दी उसने। सौरभ जी जो कहते हैं, वैसे मैंने तो नहीं सुना अपनी बेटी के मुंह से हाँ एक भी बार। ये कौन सा हाँ है जो सिर्फ आपको सुनाई दे रहा है सुरभि जी? सुरभि जो कहती हैं, आप क्यों अपनी बेटी के इमोशन में जाकर के दब रहे हैं? देखिए वो बहुत ही उछल कूद करती है और इस लड़की को अब देखिए कोई और इलाज है नहीं। जब तक शादी नहीं होगी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आएगी। सौरभ जी जो कहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादती कर रहा हूँ। गलत है ये सुरभि जी। अगर वो अभी शादी नहीं करना चाहती है तो हम क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं? सुरभि जी जो कहती हैं, मैं मानती हूँ कि हर एक बाप का दिल अपनी बेटी के लिए इमोशनल होता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी भर आप उसे अपने पास ही रखे रहेंगे। सौरभ जी जो कहते हैं, ये रिवाज बहुत ही गलत बना है जिसने भी बना है कि हमेशा बेटियां ही अपने माँ बाप से दूर होती हैं। सुरभि जी जो कहते हैं, अब बैठ कर के आप रिवाज को तो ना दोष दें। अच्छा चलिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आर्यांश बहुत अच्छे लड़के हैं और वो ऊपर से उनकी पोस्ट जानते हैं ना, मंत्री हैं वो। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका रुतबा है और जिस तरह से उनका नाम है हर जगह, वो सीएम के लिए भी जल्द ही चुने जाएंगे। अगर आपकी बेटी को इतना बेहतरीन लड़का मिल रहा है तो आपको और क्या चाहिए? सौरभ जी जो सुरभि जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे अपनी बेटी को किसी बड़े घर में शादी करा के सोसाइटी वालों के सामने बहुत बड़ा नहीं बनना। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशियाँ चाहिए। सुरभि जी जो कहती हैं, आपको क्या लगता है कि मैं सोसाइटी को दिखाने के लिए ये सब कर रही हूँ? मैं भी अपनी बच्ची की खुशियाँ ही चाहती हूँ और भगवान ने हमारी झोली में इतनी बड़ी खुशियाँ दे दी हैं। अब अगर इस तरह से आप भगवान के प्रसाद को इनकार करेंगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाएगी। सौरभ जी जो कहते हैं, अब देख लीजिए भाई, मैं तो कहता हूँ एक और बार आप उससे बात करके देखिए, वो मान भी रही है शादी के लिए या फिर अभी भी वो मना ही कर रही है। आप माँ हैं, आपसे खुलकर बात कर पाएगी वो। और ये बोल करके सौरभ जी वहां से चले जाते हैं। आशी भी काफी ज्यादा सैड थी। वो भी धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू करती है और जा करके हॉल एरिया में अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है और वो अपना सिर सुरभि जी के गोद में रखी हुई थी। सुरभि जी अचानक से आशी को इतना दुखी पा करके थोड़ा परेशान होते हुए से पूछती हैं, सब ठीक तो है? क्या हो गया? इतनी उछल कूद करने वाली लड़की इतनी शान शान कब से हो गई? आशी जो खड़े होकर के काउच पर जाकर बैठती है और अपना अपना सिर सुरभि जी के गोद में रखते हुए कहती है, आपको ऐसी आशी चाहिए ना, जो शांत रहे, थोड़ी दुखी रहे, जिंदगी के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, तो बस वही बनने की कोशिश कर रही हूँ। सुरभि जी जो उसके सर पर धीरे धीरे सहलाते हुए कहती हैं, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम दुखी रहो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को थोड़ा सीरियस लो बेटा। और वैसे भी
जो रिवाज बन चुके हैं अब उसे हम ख़त्म तो नहीं कर सकते। तुम्हें ज़िंदगी भर हम अपने पास बिठा कर रखेंगे तो सोसाइटी क्या बोलेगी। आशी जो कहती हैं, पता नहीं क्यों लेकिन हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों की खुशियों से ज़्यादा सोसाइटी की पड़ी रहती है। और वो बैठते हुए कहती है, आप मुझे बिना कोई लायक बनाए एक ऐसे घर में भेज रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्लासी है मॉम। आपको लगता है मैं वहाँ पर एडजस्ट कर पाऊंगी? आपको लगता है कि मैं वहाँ पर खुश रह पाऊंगी? इस तरह आशी की बात सुन करके सुरभि जी भी थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं और उसके गाल को धीरे से पकड़ते हुए कहती हैं, आर्यांश जी रहेंगे ना आपको संभालने के लिए, वो सब ठीक कर देंगे बेटा। आशी जो कहती है, यार आर्यांश 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 वो कोई भगवान नहीं है, ठीक है? और वैसे भी हो सकता वही मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाते तो। सुरभि जी उसके होंठों पर अपने हाथ रखते हुए कहते हैं, नहीं बेटा इस तरह की बातें नहीं करते। और आप तो शादी से पहले अपने बारे में इस तरह की अनाप शनाप बातें करना शुरू कर दिए हो। ऐसे थोड़ी ना होते हैं बच्चे। आशी जो सुरभि जी की बात सुन करके उनके दोनों हाथों को अपनी गाल पर रखते हुए उनके हाथ को सहलाते हुए कहती है, आपको सच में मुझसे बहुत प्रॉब्लम है ना माँ। आशी की बात सुन करके सुरभि जी अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती हैं, नहीं मेरी बच्ची ऐसा कुछ नहीं है। आशी जो कहती है, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ कि आप मुझे अपने साथ अपने घर पर भी नहीं रखना चाहते। सुरभि जी जो आशी की बात सुन करके इमोशनल हो रही थी। आशी जो आगे कहती है, आपको पता है मैं पूरी दुनिया से नहीं डरती, किसी से नहीं डरती सिवाय आपको हर्ट करने से। जब भी आप मेरी वजह से तकलीफ में आते हो ना, मैं सच बता रही हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। और मुझे लगा था ना माँ कि आप भी मुझे बहुत ही आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो। आपने हमेशा कहा था कि आप चाहते हो कि मैं बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमेन बनूं। आपने कहा था ना माँ, फिर अब मुझे मेरा सपना पूरा क्यों नहीं करने दे रहे हो? मुझे आपको ही खुश करने के लिए सब कुछ करना है। आपने पहले मुझे आदत दिला दी कि मैं इसी तरह रहूं, कूदूं फांदूं, जो मन चाहे वो करूं। बिल्कुल फ्रीडम दिया था आपने मुझे, और अचानक से आप मुझे बांध क्यों रहे हो? सुरभि जी उसे समझाते हुए कहती हैं, हर चीज की अपनी अपनी उम्र होती है बेटा। आशी जो कहती है, मैं बुढ़ी थोड़ी ना हो रही हूँ यार, इतनी जल्दी क्यों करा रहे हो मेरी शादी? मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी। वो बहुत ही क्लासी लोग हैं माँ, मैं तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। सुरभि जी जो उसके गाल पर अपना हाथ धीरे धीरे सहलाते हुए कहती हैं, आर्यांश जी है ना वहां पर, वो संभाल लेंगे तुझे। आशी जो गुस्से में खड़े होते हुए कहती है, यार यहाँ पर आप लोग इतने सालों से मेरे साथ हो, मुझे संभाल नहीं पा रहे। वो क्या घंटा मुझे आकर समझाएंगे और संभाल पाएंगे मुझे? घंटा नहीं संभाल पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी 1 महीने से ज्यादा टिकेगी। उसके इतना बोलने पर ही सुरभि जी तुरंत ही उसके सामने गुस्से में खड़े होते हुए कहती हैं, ये क्या बदतमीजी है और ये किस तरह की बकवास कर रही हो तुम? आशी जो कहती है, आप क्या चाहते हो? वो मेरे साथ जो भी कुछ करे मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं? आशी की मॉम सुरभि जी जो कहती हैं, क्या करेंगे वो तुम्हारे साथ और क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें? आशी जो कहती है, हाँ जैसे आप तो अनजान हो, आपको नहीं पता मर्दों के शौक, और वो तो बड़े घराने से, उन्हें तो रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है और इतने बड़े पोस्ट पर है। ना जाने कैसे कैसे शौक होंगे उनके। अगर वो मुझे मारेंगे तो मैं क्या करूंगी? बताइए ना मॉम। सुरभि जी जो कहती है, वो तुम्हें क्यों मारेंगे बेटा? क्या आपके डैड ने कभी भी मेरे ऊपर हाथ उठाया है? आशी जो कहती है, मॉम आपकी बात अलग है यार, माँ आप समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मुझे नहीं करनी यार ये शादी, प्लीज कैंसिल करा दो। और ये बोल करके वो एकदम से रोना शुरू कर देती है। सुरभि जी जो उसको पकड़ते हुए इमोशनल होते हुए कहती है, बेटा मैं भी तुमसे दूर रह नहीं पाऊंगी, लेकिन ये करना पड़ेगा ना हमें। आशी जो ने गले लगाते हुए कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। सुरभि जी जो कहती हैं, डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। वहीं आशी जो उन्हें गले लगाकर जोर से पकड़ते हुए कहती है, मुझे डर अपने लिए नहीं लग रहा है माँ, उनके लिए लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे तेज आवाज में बात करे और मैं उनका सर फोड़ दूं। सुरभि जी जो अभी तक इमोशनल हुई थी और उनकी आंखों से पानी अभी बहा ही था कि अचानक से आशी की आवाज सुन करके वो झटके से आशी का कंधा पकड़ के उसे अपने आप से दूर करते हुए कहती हैं, क्या क्या तुम सर फोड़ने की बात कर रही हो? आशी जो कहती है,
ऑब्वियसली यार, मुझे गुस्सा आ जाता है यार। मम्मी मिनिस्टर का सर फोड़ूंगी तो जेल हो जाएगी मुझे। आप समझ नहीं रहे हो, बहुत खतरनाक घर में भेज रहे हो आप मुझे। सुरभि जीजू कहती हैं, कहाँ से करती हो तुम इतना ड्रामा? मुझे तो लगा था कि सच में इमोशनल हो रही हो, लेकिन मैं ही बेवकूफ हूँ जो अपनी आंसू बहा रही हूँ। आशी जो कहती है, माँ बंद करवा दो यार ये सारे नाटक, प्लीज बंद करवा दो, मुझे शादी नहीं करनी है। सुरभि जी जो कहती हैं, एंगेजमेंट का कार्ड बढ़ चुका है बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, और कल सारे रिश्तेदार भी घर पहुंच रहे हैं हमारे, और तुम्हारी एंगेजमेंट है 2 दिन में, और तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो। आशी जो कहती है, यार मुझसे तो पूछा ही नहीं गया यार एक भी बार कि तुम्हें शादी करनी भी है या नहीं। सुरभि जी जो कहती है, हाँ तुमसे पूछ करके क्या करती मैं, जवाब तो मुझे पहले से ही पता था, नो नो नो। सुरभि जी की बात सुनकर के आशी नाराज होते हुए वहां से जाते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन हाँ बाद में ये मत कहना कि दामाद जी का सर कैसे फूटा और उनका हाथ कैसे टूटा, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आया तो जान ही लेना, पता नहीं क्या करूंगी मैं उनके साथ। मैं तो कहती हूँ पहले से उन्हें वार्न कर दो कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लें, वरना आशी राठौर अगर उनके घर में कदम रख दी ना तो उनकी जिंदगी तबाह कर दूंगी मैं। और ये बोलते हुए वो अपने रूम में भाग जाती है। सुरभि जी जो काउच पर एकदम से बैठते हुए कहती है, हे भगवान, ये कहाँ से पैदा हो गई ये अजीब सी लड़की। मुझे तो लगा था सच में इमोशनल हो रही है, पहली बार इस तरह से मुझसे बात कर रही है, लेकिन मैं क्यों भूल गई थी आशी राठौर है। मानना थोड़ी ना इनको किसी की भी बातें, और ऊपर से इमोशनली मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा हुआ मैंने फ्लो में ना नहीं बोला शादी के लिए, वरना मैडम जी तो, इसको तो मैं कल बताती हूँ। आशी जो गुस्से में अपने रूम में लगे पंचिंग बैग को जोर जोर से मारना शुरू कर देती है, और बार बार वो पंच मारते हुए यही बोल रही थी, मंत्री जी, मिनिस्टर, और यश रायजादा। और एक गुस्से से वो बार बार पंचिंग बैग पर लगातार मारी जा रही थी कि अचानक से एक बार पंचिंग बैग जो आकर के उसके मुंह से लड़ जाता है और वो पीछे की तरफ धड़ाम से गिर जाती है। वो नीचे जमीन पर गिरी थी, वो एकदम से हैरान होते हुए उस पंचिंग बैग को देखती है और उसे घूर कर कहती है, ओ बेटा, तो मतलब पलटवार इतना खतरनाक है तुम्हारा। अच्छा अब समझ में आया मुझे, मतलब मैं छोटे छोटे वार करूंगी और तुम अचानक से कोई ऐसा वार करोगे जिससे मैं धड़ाम से नीचे। ना ना ना, मैं तो ऐसा नहीं होने दे सकती। और वो ये बोल करके जल्दी से अपने हाथ से ग्लव्स उतार करके फेंकती है और तुरंत ही बेड पर आकर के अपने दिमाग पर बार बार अपनी उंगलियों से जोर देना शुरू करती है और खुद से ही कहती है, बेटा कोई दिमाग लगा यार, वरना पता चले आर्यन शायद ज्यादा तेरे ऊपर ही भारी पड़ जाए। भाई फिर तो मेरे घर वाले भी मेरे सपोर्ट में नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कितनी खतरनाक हूँ, और फिर वो मेरे साथ जो मन चाहे वो कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ कर यार, कुछ कर। कि तभी उसके दिमाग में आर्यन शायजादा ही घूमने लगते हैं। वो एकदम से अपने दिमाग को रोकते हुए कहती है, बंद कर इसे, बंद कर, अरे यार कुछ सोच। कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो एकदम से खड़े होते हुए कहती है, यार अगर आर्यन शायजादा को मैं इमोशनल करके अपनी ये प्यारी सी एक्टिंग का हल्का छिड़काव कर दूं तो क्या वो ये शादी कैंसिल कर देंगे। हाँ यार, मैंने ये क्यों नहीं सोचा, अभी तक तो उनके सामने मेरी कोई ऐसी खास बदमाशी नजर आई नहीं है, तो वो शायद मेरी बात को मान भी ले। हाँ लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, वो उनको मैं बाद में मना ही लूंगी। जब आर्यन शायजादा ही शादी कैंसिल कर देंगे तो मेरे घर वाले क्या ही कर पाएंगे। और वो बिना देरी के तुरंत ही अपने फोन की तरफ भागती है और आर्यन शाहजादा को कॉल लगा देती है। रात काफी हो चुकी थी। आर्यन जैसे ही उसका फोन आता हुआ देखते हैं, अपने बेड से उठ करके वो तुरंत ही फोन को पिक करते हुए कहते हैं, इतनी रात में। आशी जो कहती है, मुझे मिलना है। आर्यन जो दूसरी तरफ से कहते हैं, व्हाट, इतनी रात में क्यों मिलना है तुम्हें। आशी जो कहती है, क्यों, अब वैसे भी 2 दिन के बाद, नहीं 2 दिन के बाद तो जब शादी हो जाएगी उसके बाद तो मिलना जुलना होगा ही ना हमारा, और मिलना जुलना क्या, उसके बाद तो आपकी हर रातें मेरी होंगी। आशी जो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में बोल रही थी, मगर आवाज में उसकी एक्टिंग की कला साफ नजर आ रही थी। आर्यांश उसकी बात पर थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं, तो मेरी रातों को अभी से अपना बनाने की कोशिश कर रही हो तुम, अभी उसके लिए काफी वक्त है। आशी जो कहती है,
वैसे इस वक्त के तकाजा को ख़त्म करने की ख्वाहिश है मेरी। आज रात आकर के मिल सकते हैं मेरे पास? आज रात आकर के मिल सकते हैं मुझसे? आर्यांश जो अपनी घड़ी में देखते हैं, आर्यांश जो अपने सामने लगे वॉल के क्लॉक पर देखते हैं तो इस वक्त 2 बज रहे थे। आर्यांश उससे कहते हैं हम कल मिलते हैं। आशी जो कहती है 2 घंटे हैं आपके पास, आकर के प्यार से मिल लीजिए वरना मैं खुद आ रही हूँ आपके मेंशन। खुद डिसाइड कर लीजिए आपको मेरे पास आना या आप चाहते हैं कि मैं खुद चलकर आपके पास आऊँ। वैसे हाँ, फोन काटने से पहले एक और बात आपको बता दूं कि मीडिया की नज़र आप पर है और साथ ही ऑपोजिशन की भी। आपकी छोटी सी चूक उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है और आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक। आशा की बात सुन करके आर्यांश अपनी भाव में चढ़ाते हुए कहते हैं वैसे दिमाग तो बिल्कुल पॉलिटिक्स वाला लगाती हो, शादी के बाद तुम्हें भी उतारता हूँ मैं पॉलिटिक्स में। आशी जो कहती है रहने दीजिए, आसपास के सारे अपोजिशंस की पैंट गीली हो जाएगी। इतना खतरनाक कॉम्पिटिटर अभी तक पैदा नहीं हुआ जो आशी राठौर के साथ अपनी कंपटीशन को जारी रख पाए। और ये बोल कर कि वो अपने कॉलर को चढ़ाने लगती है। आर्यांश जो उसकी बात सुनकर थोड़ा हंसते हुए कहते हैं ठीक है, वैसे कॉन्फिडेंस अच्छा है मगर ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हमें ले डूबता है। वैसे कॉन्फिडेंस तो अच्छा है मगर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस या यूं कह रहे कि ओवर कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी को हमेशा ले डूबता है। आशी जो कहती है अगर डूब भी रहा होगा तो कोई बात नहीं, तैरना आता है मुझे, मैं संभाल लूंगी खुद को, फिलहाल आप आइए मुझसे मिल। आशी जो जगह बताते हुए कहती अम्बेडकर चौराहा, मेरे घर के पास में जो अम्बेडकर चौराहा है वहीं पर आइएगा। आर्यांश उसकी बात सुन करके फोन कट कर देते हैं और फोन को देखते हुए कहते हैं अजीब व गरीब शौक है तुम्हारे, रात के 2 बजे मिलना है। आज रात का मौसम बहुत ही अच्छा था। हवाएं जो बहुत ही तेज चल रही थी और बार बार आशी के बालों को उसके चेहरे पर ले आकर के आशी को परेशान कर रही थी। सामने चौराहे पर खड़े लड़के जो आशी को देखकर एकदम से अपना दिल दे बैठते हैं। वहीं उन गैंग का लीडर जो कहता है देखकर आओ भाई, कौन सी ये खूबसूरत परी हैं जो हमारे पास खुद चल के आ रही हैं। वहीं आशी जो बिना किसी से डरे अपने बाल को इधर उधर ठीक करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। 2 लड़के जो जा करके उसके पास खड़े हो जाते हैं। एक लड़का जो आशी को देखकर कहता है आए हाय, आपके बाल बहुत ही परेशान कर रहे हैं आपको, कहिए तो हमारी कोई मदद चाहिए आपको। आशी जो कहती है मेरे बाल बांधेगा क्या तू, हाँ? कि तभी दूसरा लड़का आशी की आवाज को याद करते हुए कहता है आपकी आवाज सुनी सुनी सी है, मैंने आपको पहले कहीं देखा है क्या? एक तो आशी के मुंह पर उसके बाल बार बार आ रहे थे और ऊपर से रात का मौसम जिसकी वजह से आशी के चेहरे पर ठीक से लाइट भी नहीं पड़ रही थी। इसी वजह से वो दोनों शख्स आशी को पहचान नहीं पाते। आशी जो कहती है अभी याद दिलाती हूँ कौन हूँ मैं, और ये बोल करके वो दोनों हाथ से एक ही साथ उन दोनों के गाल पर एक जोर का तमाच मारती है जिसकी वजह से वो दोनों एक साथ नीचे धड़ाम से गिरते हैं। आशी जो उन दोनों से पूछती है अब याद आया? वो दोनों अपना सर हाँ में हिलाते हुए कराते हुए कहते हैं हाँ आशी मैडम है क्या आप? आशी जो कहती है बहुत सही भाई, मेरे एक थप्पड़ से याद आ गया, मुझे तो लगा था कि अभी 2-3 घूसा और मारना पड़ेगा, चलो ऐसे ही पड़े रहो अभी। और ये बोल करके वो आगे चली जाती है। वहीं वहां पर खड़े 4 लड़के जो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की ने एक ही साथ 2 लड़की को एक ही बार में मार दिया। वो चारों लड़के आशी के सामने आते हुए कहते हैं वे बहुत चौड़ी बन रही है, 2 लड़कों को मार करके हीरो बन रही है ज्यादा। और ये बोलते हुए जैसे ही एक लड़का उसके सामने आता है, अचानक से स्ट्रीट की लाइट जो कि आशी के चेहरे पर पड़ जाती है और उसके बाल भी हवाओं की वजह से अब पीछे जा चुके थे। सामने खड़ा लड़का जैसे आशी का चेहरा देखता है और साथ ही उसके गुस्से भरी निगाहों को देखता है, वो एकदम से जा करके लीडर के पीछे खड़ा होते हुए कहता है सर आप ही लड़ लो, ये बहुत खतरनाक लड़की है, हम नहीं लड़ेंगे इससे। वहीं उस गैंग का लीडर जो कि आशी के सामने आते हुए कहता है वैसे मैं तुझे जानता तो नहीं हूँ, मगर जानना चाहता जरूर हूँ, बता कौन है तू। कि तभी आशी उसके कान को जोर से पकड़ते हुए उसको तुरंत ही गाड़ी के सामने ले आती है और उसके बोनेट पर उसका सर दे मारती है और उससे कहती है बताओ भाई इनके पंटरों कौन हूँ मैं।
उनके सारे पंटर जो आशी के ही लगभग उम्र के थे, वो सब के सब बताते हैं कि आशी राठौर हैं और लखनऊ में काफी मशहूर हैं अपने मार काट की वजह से। वहीं अब उस गैंग का लीडर जो एक तरफ था और 5 के 5 लड़के आशी की तरफ। वो लीडर जो उन पांचों को देखते हुए कहता है, ओए गधेड़ों, इधर आओ मेरे साइड में, उधर क्या कर रहे हो? कि तभी वो 5 लड़के जो कहते हैं, अकेले लड़ना है तो लड़ लो, हम नहीं पिटेंगे इससे। वहीं वो गैंग का लीडर जो आशी के सामने आते हुए कहता है, बहुत ही ज्यादा नाम हो गया आपका मैडम जी, लेकिन देख लेना मामूली इंसान नहीं हूं मैं, चेहरा याद रखूंगा तुम्हारा। आशी जो कहती है, वो तो याद रहेगा ही, मेरे हाथों अभी अभी कुटाए जो हो। इस बात पर वो पांचों के पांचों पीछे खड़े शख्स हंसने लगते हैं कि तभी वो गैंग का लीडर उन लोगों को घूरते हुए कहता है, चलो गाड़ी में बैठो। कितने बड़े लीचड़ तुम लोग, एक लड़की से जाकर के डर गए। तभी उस गैंग में से उस लीडर का छोटा भाई जो कहता है, हाँ तो फिर ठीक है ना, आप ही अकेले निपट लो ना उससे, क्यों आप भाग रहे हो यहाँ से? वो लीडर कुछ नहीं कहता और चुपचाप से गाड़ी लेता है और वहां से निकल जाता है। अब आशी अकेले चौराहे पर बैठी हुई थी। जैसे ही उन लोगों की जीप वहां से गई थी कि तभी आर्यांश की गाड़ी आ जाती है और पीछे पीछे 2 और गाड़ियां थीं। आशी जो अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, ये कितने डरपोक हैं यार, अकेले कभी कहीं जा ही नहीं सकते, पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स को लेकर घूमते रहते हैं। आखिर क्या करने वाली है आशी आर्यांश के साथ और क्या वो फंसा पाएगी आर्यांश को अपनी एक्टिंग स्किल से? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।